बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और वर्ल्ड अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी G7 समिट की, जो कि अभी जो है वो रिसेंटली एंड हुआ। तो इसको डिस्कस करते हैं और इसको जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि G7 समिट के अंदर जो है ये जो दुनिया के 7 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, जो दुनिया की 40% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं, तो एक्चुअली में इन्होंने क्या डिसीजंस लिए दुनिया के हवाले से और कैसे जो है वो सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अब इनको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। हर साल आपको पता है ये समिट होता है और हर साल इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं दुनिया के हवाले से। तो देखते हैं और डिस्कस करते हैं इसको। इसमें खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जो डिसीजन लिया गया वो रशिया के हवाले से लिया गया कि भाई रशिया के जो एसेट्स हैं जो बाहर पड़े हुए हैं, जिनको फ्रीज किया हुआ है सैंक्शंस की वजह से, जो 300 बिलियन प्लस जो है वो डॉलर्स के एसेट्स पड़े हुए हैं, तो अब वो फैसला किया गया कि यूक्रेन को दिए जाएंगे। और इसके ऊपर वैसे ही जो दुनिया के अंदर काफी ज्यादा शोर हो रहा है कि भाई किस तरह से पोलराइज्ड वर्ल्ड हो रही है, किस तरह दुनिया को तकसीम किया जा रहा है और अमेरिका किस तरह से कोशिश कर रहा है कि रशिया को काउंटर किया जाए और किस तरह से जो है रशिया को आइसोलेट किया जाए, जिसके अंदर वो मुसलसल नाकाम हो रहा है। तो अब उसने क्या किया जी, अब वो रशिया के जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो यूक्रेन को देगा। तो उससे क्या होगा, यूक्रेन को वॉर लड़ने में मजीद आसानी होगी और दुनिया मजीद जो है जंगों के अंदर ही रहेगी। तो देखते हैं कि क्या क्या जो है वो मेजर डिसीजंस जो है G7 समिट के अंदर जो है वो लिए गए हैं दुनिया से रिलेटेड या वॉर से रिलेटेड। अब सबसे पहले G7 को समझिए। G7 क्या है जी, ग्रुप ऑफ 7 है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 बट ग्रुप ऑफ मोस्ट पावरफुल 7 कंट्रीज। सबसे पहले तो आपको ये पता हो। और ये कहां पे हुआ जी, अपोलिया इटली के अंदर जो है ये हुआ, इटली के अंदर ये नहीं हुआ। और 13 से 15 जून 2024 को हुआ। 3 डे ये समिट था और 3 डे समिट जो है वो कंप्लीट हुआ है सैटरडे को। अब ये होस्ट किया इटली ने। और ये कौन सा समिट था जी, ये 50वां समिट था G7 का, पावरफुल कंट्रीज का। और 13 से 15 को हुआ, इटली के अंदर हुआ। इसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये G7 के मेंबर्स हैं। और साथ में ये हमेशा जो है इनवाइट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। और इसके साथ जो है गेस्ट भी इनके मौजूद थे जो जिनको बुलाया था, जैसे नरेंद्र मोदी हैं या टर्की के हैं या अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं, इनको भी साथ में इन्वाइट किया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा इसकी पावर को समझने की कोशिश करते हैं G7 कंट्रीज की कि ये कितने पावरफुल हैं, ताकि आपको इससे अंदाजा हो कि इनके जो डिसीजंस हैं वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं दुनिया के ऊपर। जाहिर बात है, फैसला करना एक अलग चीज है, लेकिन उन फैसलों का आपके पास क्या इतनी पावर है कि आप इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो फैसले जो है वो आगे किसी और मुमालिक की फॉरेन पॉलिसी बन जाए। ठीक है, वो पॉलिसीज के तौर पे उन्हें एडॉप्ट करें, क्या ये हो सकता है? ठीक है, तो वो हमें अंदाजा होगा। 7 कंट्रीज हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता हो। दूसरा, 1975 से जो है यूरोपीय यूनियन का आगाज हुआ हुआ, सॉरी, ये G7 कंट्रीज का आगाज हुआ हुआ है। और दुनिया की 10% आबादी जो है वो इन कंट्रीज की है। आबादी में ये कम है, ठीक है, सिर्फ दुनिया की 10% आबादी इनकी है। अगर इनका कंबाइंड जीडीपी देखें तो वो कितना है जी, 40.27 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हां, 40.26 ट्रिलियन डॉलर्स इनका कंबाइंड जीडीपी है। तो इससे आप इनकी जो अगर मैशियत है उसकी ताकत का अंदाजा कर लें, तो फिर आप इससे ये अंदाजा करें कि कितने ज्यादा पावरफुल हैं और क्या ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वर्ल्ड को या नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली कर सकते हैं। अगर आप देखें तो वर्ल्ड जो है वो यही चला रहे हैं फिलहाल, क्योंकि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, अमेरिका है और साथ में उसकी ये हैं। और दुनिया की जो जीडीपी है उसमें 40% जो शेयर है वो इनका है। जी हां, 100% जीडीपी में से 40% हिस्सा तो सिर्फ इन कंट्रीज का है। तो ये कितने पावरफुल कंट्रीज और कैसे कैसे किन किन वेज के अंदर जाके ये जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया को या उसके डिसीजंस को। तो इसीलिए हर साल जमा होते हैं और देख रहे होते हैं क्या डिसीजंस लिए जाएं। और ये जो समिट था ये 50वां समिट था G7 कंट्रीज का। और लास्ट ईयर जो समिट हुआ था वो जापान के अंदर हुआ था, जिसको हमने डिस्कस किया था कि जापान के अंदर जो है क्या क्या रशिया के हवाले से डिसीजंस लिए गए थे या खास करके चाइना को वहां पे टारगेट करने की कोशिश की गई थी। तो इस बार भी रशिया और चाइना को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो उसमें अगर हम देखते हैं की टेक अवेज की बात करते हैं कि G7 के अंदर जो है वो क्या क्या बातचीत की गई है, तो देखिए सबसे पहले जो इसका फाइनल कम्युनिके है, जो फाइनल यानी कि जो उन्होंने प्रिंट आउट किया, फैसला किया कि भाई क्या क्या चीजें उन्होंने जो है इसके अंदर डिस्कस की हैं, तो उसमें इन्होंने पॉलिसी के तौर पर बताया कि भाई सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया कि पहले उन्होंने कहा कि भाई सपोर्ट फॉर यूक्रेन फाइट, कि सबसे पहली चीज उन्होंने जो डिस्कस की इसके अंदर कि भाई हम जो है ये जो 7 कंट्रीज हैं, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, ये मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो है वो सपोर्ट में खड़े हैं किसकी, यूक्रेन की। तो हम यूक्रेन को जो है वो हर कंडीशन के ऊपर सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो ज़ेलेंस्की भी आपको पता है आए हुए थे। इससे पहले जो है वो ये सऊदी अरब आए थे वनडे टूर के ऊपर और उसके बाद जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। और अब इसी को लेके स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो
जून को एक समिट हो रहा है, यानी आज जो है वो एक समिट हो रहा है स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया। तो फिलहाल जो है वो सबसे जो आप कह ले हॉट टॉपिक है वो यूक्रेन वॉर है। गो के होना तो इजराइल वॉर चाहिए था, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चाहिए था, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज यहां पे डिफरेंट है और यही जो है वो दुनिया देख रही है कि भाई कैसे जो है इनकी प्रायोरिटीज अपनों के लिए कैसी हैं और दूसरों के लिए कैसी हैं। तो यहां पे ज़ेलेंस्की साहब भी मौजूद थे और यहां पे इन्होंने फैसला किया है यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए कि भाई हम यूक्रेन को हर हद तक जाके सपोर्ट करेंगे और 50 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो कहा गया है कि भाई हम जो है वो इनको देंगे। किसको देंगे? यूक्रेन को मजीद इस वॉर के अंदर देंगे। और जो रशियन की जो सॉवरेन एसेट्स हैं उनके ऊपर भी फैसला किया गया कि जो सॉवरेन एसेट्स मैंने कहा 300 प्लस हैं, 300 बिलियन प्लस जो है बाहर के मालिक में रखे हुए हैं, वो भी जो है वो यूक्रेन को दिए जाएंगे ताकि उसकी वॉर से जो उसको नुकसान हुआ या जो हो रहा है, जो उसकी इकोनॉमी को हो रहा है, तो वो नुकसान से बचा जा सके और रशिया को ज्यादा से ज्यादा टफ टाइम दिया जा सके। ये यहां पे फैसले हुए हैं, ठीक है। और साथ में उन्होंने कहा है कि भाई अनमिस्टेकेबल सिग्नल टू प्रेसिडेंट पुतिन कि ये जो हम पैसे दे रहे हैं यूक्रेन को ये जो इन्होंने बाहर फ्रीज किए हैं रशिया के, तो ये क्या है कि ये बता रहे हैं कि भाई आपने जो गलती की है, ये जो गलती की है उसके ऊपर आपको सिग्नल दिया जा रहा है कि माफी किसी सूरत आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो है वो बाइडेन साहब कह रहे हैं जब उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़ेलेंस्की साहब के साथ, और ये बता रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, डीफंड करेंगे रशियाज मिलिट्री एंड इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को। कि रशिया अगर ये समझता है कि वो असला बना के हम पे अटैक करता जाएगा, क्योंकि आपको पता है रशिया और अमेरिका तो जो है वो खुद ही अपना असला बनाते हैं, उनको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि हम उसके पास पैसे ही नहीं छोड़ेंगे, वो इतना ज्यादा उसको आइसोलेट कर देंगे, इतना तनहा कर देंगे, ना तो कोई बाहर से मदद कर पाएगा और ना ही उसके अपने पास जो है इतने एसेट्स बचेंगे कि वो इस वॉर में आगे जा सके। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो दिया गया है। सबसे पहली बात ये की गई। दूसरी बात क्या की गई है जी, दूसरा इन्होंने बताया कि जो गजा है उसके हवाले से बात की है, क्योंकि दो बड़ी वॉर्स थी, तो सबसे पहले यहां पे तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, लेकिन जो गजा है उसके हवाले से भी बात की और कहा है कि भाई हम ये चाहते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है ये चाहता क्या है कि सीज फायर हो जाए गजा के अंदर, ठीक है। गजा के अंदर जो है वो जंगबंदी हो जाए और इसके लिए वो क्या चाहते हैं जी, होस्टेजेस को रिलीज किया जाए, इमीडिएट सीज फायर हो, होस्टेजेस जो हैं, जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाए और पाथवे ढूंढा जाए पीस का कि कैसे जो है वो अमन आए। और यहां पे दोबारा से रीइंफोर्स किया गया बाइडेन साहब का जो पीस प्लान है, जिसको हमने डिस्कस किया था, जो बाइडेन ने जो पीस प्लान दिया था कि अब कैसे जो है इस वॉर को खत्म किया जा सके, तो वो पीस प्लान यहां पे फिर से दोबारा से जो डिस्कस किया गया है। और साथ में यहां बात की गई है 2 स्टेट सॉल्यूशन की, ये एक पॉजिटिव स्टेप था, ठीक है जी। आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर या खास करके G7 जैसे पावरफुल कंट्रीज के अंदर, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी इस बात को नहीं माना इजराइल की वजह से, लेकिन अब इतना प्रेशर है कि इस टाइम पे 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है और हर कंट्री जो है वो ये मानने को तैयार है कि हम पैलेस्टाइन जो है उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक जो है वो शानदार बात यहां पे की गई है, ठीक है। और उसके साथ साथ कहा जा रहा है जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पे पहुंचाया जाए, इस वॉर को बंद किया जाए और ये वॉर जो है इसको आगे पीस जो है इसको सस्टेनेबल बनाया जाए। तो दूसरा ये इसके अंदर डिस्कस हुआ। थर्ड क्या इसके अंदर डिस्कस हुआ जी, थर्ड पॉइंट क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज खास करके जो है इस बार उन्हें टारगेट किया गया है और अफ्रीकन कंट्रीज को यहां उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया था और इन्हीं अफ्रीकन कंट्रीज को काबू करने के लिए पॉप साहब को भी बुलाया गया था। पॉप फ्रैंसिस जो है, जो आपको पता है जो स्पिरिचुअलिटी की या जो खास करके ईसाइयत के बड़े हैं, तो उनको भी यहां पे इनवाइट किया गया था। क्यों? अफ्रीकन कंट्रीज की वजह से। अब अफ्रीकन कंट्रीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये है कि इस टाइम पे अफ्रीकन कंट्रीज जो है आपको पता है वहां पे रशिया भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रशिया को अगर आइसोलेट करना है, तनहा करना है इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो अल्टीमेटली उसके दोस्तों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना होगा, जिसमें सबसे बड़ा दोस्त जो है चाइना है। तो चाइना तो छूट नहीं रहा, तो चाइना को इसीलिए टफ टाइम दे रहे हैं कि भाई अब ऐसा करो कि चाइना नहीं छोड़ रहा तो फिर चाइना और रशिया दोनों को तनहा करो, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि रशिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है उस टाइम पे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हैं और वो गरीब कंट्रीज हैं, ऐसे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। तो इसलिए उनका इस टाइम पे फोकस क्या है अफ्रीकन कंट्रीज का कि भाई जहां से भी हमें किसी पावरफुल कंट्री से मदद मिलती है तो हम उसी की साइड पे जाएंगे। तो इसलिए यहां पे इन्होंने स्पेशली इस G7 समिट के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया है, ठीक है, ताकि उसे जो है रशिया के चुंगल से निकाला जा सके। बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई है और साथ में यहां पे कह रहे हैं जी इक्विटेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है कि G7 कंट्रीज क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपने साथ बराबरी पे बिठाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वही गुलामी होगी जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में है या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में, तो थर्ड वर्ल्ड के बीच में भी होगी। तो पर वो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे
ठीक है। और हम क्या करेंगे जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ऐसी पायदार तरक्की की तरफ लेके जाएंगे जिससे अफ्रीकन कंट्रीज को फायदा हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां पे होगी। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे हम करेंगे और हम प्लान्स वहां पे लेके आएंगे कि किस तरह से जो है वो अफ्रीका को आगे बढ़ाया जाए, अफ्रीका को तरक्की याफ्ता बढ़ाया जाए, उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे सब कंट्रीज मिलकर, यानी जो G7 के पावरफुल कंट्रीज हैं ये वहां पे सब मिलके पैसा लगाएंगे और उसे आगे लेके जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये अफ्रीका के हवाले से और पूरी कोशिश इन्होंने की है कि किसी तरह से अफ्रीका को जो है वो रशिया के चुंगल से बचाया जा सके और यहां पे इसको अपने साथ मिलाया जा सके। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और साथ यहां पे अफ्रीका के अंदर एनर्जी की ग्रोथ के हवाले से बात की है कि वहां पे भी एनर्जी के क्राइसिस हैं, तो जाहिर बात है वो बात की गई है। थर्ड ये बात हुई है। नेक्स्ट अगर देखते हैं जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वो डिस्कस किया गया है यहां पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके हवाले से, वो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज से रिलेटेड है, यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड है या फिर जो है G7 कंट्रीज से रिलेटेड है, कि सस्टेनेबल गोल्स जो है वो कैसे अचीव किए जा सकते हैं, या पूरी दुनिया पे जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जाहिर बात है लीड तो यही कर रहे हैं दुनिया की गोल्स को कि अपने गोल्स इनके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे होते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ। तो ये देख रहे हैं कि भाई फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, किस तरह से जो है वो हम आगे इकोनॉमी को लेके जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आगे लेके जाएंगे, जिससे क्लाइमेट खास करके, क्योंकि जब भी सस्टेनेबल की बात आती है तो वहां पे क्लाइमेट का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब ही ये है कि सस्टेनेबिलिटी तब भी होगी जब आप क्लाइमेट को भी या एनवायरनमेंट को भी जो है साथ में प्रोटेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो सस्टेनेबल नहीं है। इसी तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात की, ठीक है जी, कि कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए खास करके अफ्रीकन कंट्रीज के हवाले से के, और इसी तरह से मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है उसका क्याम कैसे किया जाए कि जो मल्टी डायमेंशनल हो और जो सस्टेनेबल गोल्स को फंड कर सके और जो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर सके और वर्ल्ड बैंक उसको बूस्ट कर सके, ठीक है। इसके हवाले से बातचीत की गई है कि भाई जो यूएसडी है वो $70 बिलियन यानी कि 70 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है, और उस केंजे के तौर पे जो है वर्ल्ड बैंक को दिए जाएंगे इन मालिक की तरफ से, ताकि जो है अगले 10 साल के अंदर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के ऊपर मजीद काम कर सके। बेसिकली ये फंड जो रखा गया है ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए ही है, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने साथ में अनाउंस भी कर दिया पैसे का कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज ये ना समझे कि काम नहीं हो रहा, तो अगले 10 साल के अंदर ये पैसा वहां पे लगेगा और जिसके थ्रू जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज को अपलिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि अब अफ्रीकन कंट्रीज को भी पता है कि अगर जो है सिर्फ बातें ही इन्होंने करनी है तो उससे बेहतर हमारे लिए रशिया है, क्योंकि हम वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए ये बात यहां पे की गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, यहां पे बात की गई है जी फूड सिक्योरिटी को लेके, ठीक है जी, और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आपको पता है इस टाइम पे कंसर्न है, और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो वॉर्स हैं दुनिया के अंदर। ये जो जंगें लगी हुई हैं ये मल्टीपल वेज के अंदर दुनिया को इस टाइम पे फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो टेंशन में मुब्तला किया हुआ है। जैसे आपको पता है जी फूड बास्केट जो है वो किसको कहा जाता है, यूक्रेन को कहा जाता है। तो यूक्रेन के अंदर तो वॉर लगी हुई है, तो जब वॉर है तो अल्टीमेटली जो फूड बास्केट है वो उसको बहुत ज्यादा असर हो रहा है इसका, तो फूड सप्लाई चेन भी जो है खराब हो रही है, क्योंकि दो वॉर्स लगी हुई है दुनिया के अंदर। तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी का थ्रेट है, तो उसको लेकर और खास करके जो क्लाइमेट जो है उसके हवाले से भी थ्रेट जो पैदा हुआ है क्लाइमेट की वजह से फूड सिक्योरिटी का, तो उसको डिस्कस किया गया कि कैसे फूड सिक्योरिटी को जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक सस्टेनेबल सिस्टम जिसके थ्रू फूड सिक्योरिटी को दुनिया में मैनेज किया जा सके, या खास करके G7 कंट्रीज के हवाले से मैनेज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें बात की गई है जी वो जेंडर इक्वालिटी के हवाले से की गई है, क्योंकि उन्होंने दुनिया का आपको पता है ठेका लिया हुआ है और अल्टीमेटली ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर हर पॉलिसी इन्हीं के अकॉर्डिंगली होगी। तो इन्होंने कहा कि भाई हम दोबारा से रिकमिट करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम $20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे गरीब ममालिक के ऊपर या बाकी कंट्रीज के ऊपर कि जहां पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भाई वहां पे जो है वो औरत मर्द बराबर आ जाए। तो जेंडर इक्वालिटी का पाकिस्तान में आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, LGBT या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स है इन्हीं को जेंडर इक्वालिटी माना जाता है इन कंट्रीज के अकॉर्डिंगली, कि जहां पे ऐसे ग्रुप्स को फंडिंग की जाती है, उनको मजीद जो है वो थर्ड वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर उठाया जाता है और जो है ना इस तरह से पूरी मूवमेंट्स बिल्ड की जाती हैं। तो उसके लिए बाकायदा पैसे यहां रखे जाते हैं। लास्ट टाइम अबॉर्शन जो है वो उसके ऊपर भी बातचीत की गई थी और इस बार उसके ऊपर भी बात नहीं की गई, क्योंकि इस बार जो होस्ट करने वाली थी वो खुद एक फीमेल थी और वो उसके अबॉर्शन के अगेंस्ट थी, यानी कि वो उसके हक में है कि अबॉर्शन करवाया जाए, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम काफी बड़ा एजेंडा बना था और इसके ऊपर काफी ज्यादा दुनिया ने बात की थी, लेकिन इस बार फाइनल कम्युनिके के अंदर जो है वो बात नहीं की गई, बल्कि जेंडर इक्वालिटी और इक्वल सेक्सुअलिटी की जो है वो बात की गई है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको कहा गया कि भाई वो जो है उनको पैसे दिए जाएंगे और वो आगे फंडिंग करेंगे इनको और इन्वेस्टमेंट को, और खास करके अगले 3 साल के अंदर ये काम किया जाएगा, ठीक है जी। 3 साल में आप मजीद पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात देखेंगे कि अब देखिए G7 ने डिसीजन इटली के अंदर लिया, लेकिन उसका असर पाकिस्तान के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, इस्लामाबाद की रोडों पे, लाहौर की रोडों पे, जहां पे जो है वो जेंडर इक्वालिटी के नाम के ऊपर स्लोगन्स लगाए जा रहे होंगे।
मजीद यहां पे क्या बात की गई है जी, मजीद कहा गया है कि यहां पे हमें ट्रिपल क्राइसिस है इस टाइम पे दुनिया के अंदर, ठीक है। 3 तरह के मल्टीपल क्राइसिस फेस हो रहे हैं। पहला क्राइसिस क्या है जी, क्लाइमेट चेंज का, दूसरा क्या है जी, पोल्यूशन का, गंदगी जो फैल रही है, और तीसरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। कि क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और साथ में जो पोल्यूशन है वो भी दुनिया के लिए उससे बड़ा चैलेंज है। और तीसरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो जंगलात को आग लग रही है, जो समंदर गर्म हो रहे हैं, तो इससे शदीद किस्म का जो है वो लॉस हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है जी भाई, इससे मजीद जो है वो मुश्किलात बढ़ रही हैं दुनिया के लिए, फूड सिक्योरिटी को लेके, बाकी चीजों को लेके। तो इसलिए यहां पे इन क्राइसिस को डील करने के लिए दोबारा से बातचीत की गई है, और एम्बिशियस शो किया गया है कि भाई हम दुनिया को 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे, और हम रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएंगे, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज को भी लेके जाए, बाकियों को भी लेके जाएंगे, और हम जीरो कार्बन की तरफ जो है वो जाएंगे। तो दोबारा से जो है वो इसके ऊपर कमिट किया गया, और साथ में कहा है कि हम एंड करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को, कि जो प्लास्टिक की गंदगी है उसको भी हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट यहां बात की गई है जी माइग्रेशंस के हवाले से, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है यूरोप के लिए खास करके वो क्या है, वो माइग्रेशंस है, इल्लीगल माइग्रेशंस। माइग्रेशंस के अंदर इल्लीगल माइग्रेशंस कि उसमें आप देखते हैं कि जैसे मैक्सिको से लोग अमेरिका के अंदर आ जाते हैं, ये अमेरिका का चैलेंज है। इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, यहां से जो है वो इल्लीगल माइग्रेशंस इस टाइम पे बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो हो रही है यूरोपियन कंट्रीज में। तो वो एक प्रॉब्लम है कि उसको कैसे डील किया जाए, और उसके ऊपर फोकस करने की बात की है कि भाई इसका रूट कॉज क्या है, क्यों माइग्रेशंस होती हैं। जाहिर बात है रूट कॉज वॉर्स हैं और डिस्पैरिटीज हैं, ये जो गैर मुसावियत है, ठीक है जी, कि भाई आप देखें एक मुल्क बहुत अमीर है, दूसरा गरीब है, तो अगर पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं, डिस्पैरिटी है ना, वो ख्वाब देख के जाते हैं भाई हम यूके जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज जाएंगे और बड़े बड़े पैसे डॉलर्स कमाएंगे। तो जाहिर बात है डिस्पैरिटीज हैं। तो रूट कॉज की बात की गई है, और कि इर्रेगुलर माइग्रेशंस को कैसे मैनेज किया जाएगा और कैसे इनहांस किया जाएगा बॉर्डर एंगेजमेंट्स को। तो बेसिकली ये बात की गई है कि हम कैसे जो है वो थर्ड वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अपने बॉर्डर्स को मजीद स्ट्रिक्ट करेंगे, ताकि वो यहां पे हमारे मालिक में ज्यादा उनकी एंट्री ना हो सके, ठीक है। तो ये बात की गई है। उसके बाद नंबर 9 पे क्या बात की गई है जी, यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेके बात की गई है, एआई को, और खास करके यहां पे जो पॉप साहब आपको यहां पे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये पॉप साहब भी यहां पे आए हुए थे। तो पॉप साहब को 2 वजूहात की बिना से यहां पे बुलाया है, ठीक है। सबसे पहले पॉप यहां पे आए तो ये बहुत बड़ी खबर बनी, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ कि भाई पॉप जो है पहली बार किसी G7 की मीटिंग के अंदर आए हैं, वरना वो ऐसी मीटिंग्स के अंदर नहीं आते। तो यहां पे पॉप ने खुद भी आके बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और खास करके बात की कि भाई जो एआई है उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि वो दुनिया के लिए एक थ्रेट है, और अगर उसके हवाले से गंदगी फैलती है, दुनिया की फूड, दुनिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो थ्रेट के अंदर आती है, ग्लोबल पीस जो है थ्रेट के अंदर आता है, तो ये इसका नुकसान है। एक तो उन्होंने ये बात की एआई के हवाले से। दूसरा यहां पे पॉप को इसलिए बुलाया कि अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो आधे से ज्यादा जो हैं, ठीक है, वो 80+ जो कंट्रीज हैं वो क्रिश्चियन हैं, वहां पे क्रिश्चियनिटी जो है वो उनका मजहब है। तो जाहिर बात है जो मजहब है, अब वो तो बाकी सारी चीजें, नेशनलिज्म तो आपको तकसीम कर सकता है कि भाई तुम पाकिस्तानी, तुम इंडियन, तुम फलां, लेकिन जो मजहब है वो हमें एक जगह पे इकट्ठा करता है। तो पॉप ने आके ये मैसेज दिया कि भाई मैं रशिया के साथ नहीं खड़ा, मैं उनके किसी समिट में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इन G7 कंट्रीज के समिट में आया हूं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मेरी सपोर्ट हासिल है इन G7 कंट्रीज को, यानी मजहबी सपोर्ट भी हासिल है। तो उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि याद रखिएगा जब भी फॉरेन पॉलिसी हम बनाते हैं ना, तो फॉरेन पॉलिसी के कुछ डिटरमिनेंट्स होते हैं जो ये तय कर रहे होते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसी बनाई जाएगी। तो वो जो डिटरमिनेंट्स हैं उसमें ये तय किया जाता है कि भाई पब्लिक ओपिनियन को देखा जाता है। तो पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप होता है, यही जो सॉफ्ट चीजें हैं। अब पॉप की यहां पे एंट्री एक सॉफ्ट एंट्री है, ठीक है। दुनिया ने इसको अलग तरीके से देखा, एक पॉजिटिव वे के अंदर देखा। तो अफ्रीकन कंट्रीज ने भी देखा कि भाई जिस मीटिंग के अंदर हमारे लीडर्स गए हुए हैं, या जो हमारी बहाली की बात कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं मजहब भी मौजूद है, तो हम अगर जुदा हैं कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली यूरोप जो है, अमेरिका जो है और अफ्रीका जो है एक ही मजहब शेयर कर रहा है। समझ रहे हैं जो मैसेज दिया गया कि भाई ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ जो है, चाइना और रशिया को निकाल के, कि भाई जिनका तो मजहब भी आपको पता है क्या है, ठीक है, तो उनको निकाल के हम सारे क्रिश्चियनिटी शेयर कर रहे हैं। तो हम मजहब के नाम के ऊपर एक हैं, इसलिए हम तकसीम नहीं होंगे, हम एक ही रहेंगे। तो ये एक पावरफुल मैसेज जो है यहां पे इनडायरेक्टली कन्वे किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे बुलाया गया, और एआई के हवाले से बात की गई है, एआई के रिस्क के हवाले से बात की गई, और साथ में उन्होंने कहा कि भाई हम एक एक्शनेबल प्लान जो है वो बनाएंगे कि जिसके थ्रू जो है वो एआई को रेगुलेट किया जाएगा और इसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा, और साथ में जो है वो इस तरह से काम किया जाएगा कि दुनिया को इससे फायदा भी हो, लेकिन जो इसके थ्रेट है उनको जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके, और इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट तय किया जाएगा।
मजीद यहां पे क्या बात हुई है जी, नंबर 10 पे यहां पे बातचीत की गई है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह है कि एक्चुअली में G7 की इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जाहिर बात है डायरेक्टली बात करने से, क्योंकि G7 की जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी क्या है, उनकी इकोनॉमी बेसिकली एक्सपोर्ट्स होती है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें, क्योंकि वो अमीर मुल्क हैं, जाहिर बात अपनी प्रोडक्शन उनकी पूरी है, तो अब वो दुनिया में अमीर इसीलिए हैं कि वो बना बना के बेच रहे हैं। तो G7 जब भी बात करेगा ग्लोबल इकोनॉमी की, तो एक्चुअली में वो अपनी इकोनॉमी की बात कर रहा है कि भाई मजीद कैसे अपनी प्रोडक्ट्स उन ममालिक तक पहुंचाई जाए, उनको मजीद कैसे एंगेज किया जाए, कैसे लिबरल इकोनॉमीज को प्रमोट किया जाए, ताकि हमारे बिजनेसेस या हमारी मल्टीनेशनल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे स्टेबल हो सके और वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है उनको फायदा हासिल हो सके। समझ गए, ये याद रखिएगा। तो यहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई है कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और इकोनॉमी को प्रमोट करने के हवाले से, जॉब्स क्रिएशन के हवाले से और डिजिटल और क्लीन एनर्जी की जो ट्रांजिशन है उसके हवाले से यहां पे बातचीत की गई है। और खास करके यहां पे जो ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस किया गया, तो अब देखिए यहां पे डिस्कस किया गया रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। अब रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है जी, लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम सादे अल्फाज में ये समझ लीजिए कि जहां पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होता मंडी के ऊपर, यानी मार्केट जो है वो टोटली फ्री होती है और हुकूमत का जो काम है, जो स्टेट है वो क्या करती है जी, स्टेट फैसिलिटेटर का काम करती है और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसके थ्रू ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, इस कम्युनिटी को फायदा हो सके, लेकिन वो खुद अपना इनपुट कोई नहीं रखती। समझ गए, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं। तो रूल बेस का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम वर्सेस रूल बेस्ड सिस्टम। अब रूल बेस्ड सिस्टम के अंदर 2 से 3 चीजें होती हैं। यहां पे जो IR है उसके अंदर हम स्टडी क्या करते हैं जी, रूल बेस्ड सिस्टम क्या है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लिबरल सिस्टम। अब लिबरल सिस्टम क्या है कि भाई आपके मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, ये रूल बेस्ड सिस्टम है कि दुनिया जो है वो अब रूल्स के ऊपर चलती है। कोई भी मुल्क किसी मुल्क के साथ वैसे ही ताल्लुकात नहीं रखेगा, वो कुछ कंडीशंस के ऊपर रखेगा जिसमें कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। यानी मैं अपने जैसों से ही ताल्लुकात रखूंगा, जो मेरे जैसे नहीं होंगे मैं उनसे नहीं रखूंगा। मैं इंसान हूं तो इंसानों से रखूंगा, जानवरों से ताल्लुकात नहीं रखूंगा, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। तो बिल्कुल वैसे ही ये ममालिक जो है ये मानते हैं IR के अंदर कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुई तो उसके बाद दुनिया रूल बेस्ड सिस्टम की तरफ चली गई, जिसके अंदर जमहूरियत को जो है वो प्राइमरी कहा गया, लिबर्टी को प्राइमरी कहा गया, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई वहां पे। ठीक है, तो इसी तरह से जो ओपन इकोनॉमीज है इनकी बात की गई। तो ये चीजें जो है ओपन पॉलिटिकल सिस्टम की बात की गई। तो ये चीजें रूल्स हैं दुनिया की कि भाई दुनिया का हर मुल्क उस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखेगा जहां पे जमहूरियत होगी, जहां पे मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप, सोशलिज्म, कम्युनिज्म होगा, उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखेगी क्योंकि वो रूल बेस्ड नहीं है। ठीक है, जहां पे ओपन पॉलिटिकल सिस्टम होगा वहां पे ताल्लुकात रखे जाएंगे, जहां इकोनॉमीज ओपन होगी और उन्हें स्टेट कंट्रोल नहीं कर रही होगी चाइना की तरह या रशिया की तरह, तो उनके साथ हम ताल्लुकात रखेंगे। ये रूल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे जो बात की गई रूल बेस्ड सिस्टम की वो यही है कि चाइना और रशिया के साथ हम ताल्लुकात नहीं रखेंगे, या रखेंगे भी तो उनको मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि वो रूल बेस के ऊपर नहीं चलते, बल्कि वो चाइना के ऊपर तो बार बार इल्जाम लगता है कि चाइना और रशिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनका मॉडल डिफरेंट है। ये कैपिटलिस्ट मॉडल है वर्ल्ड का या G7 कंट्रीज का, ठीक है, जबकि उनका सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मॉडल है, तो वो डिफरेंट मॉडल है। वहां पे मार्केट को कंट्रोल किया जाता है हुकूमत की तरफ से, इसीलिए उनकी प्रोडक्ट सस्ती होती हैं। तो ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई हम सस्ती प्रोडक्ट्स आप बना बना के बेच रहे हैं, आपका टेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है, आप चीजों को कंट्रोल नहीं करते। तो ये एक बात की गई यहां पे। नंबर 11 पे यहां डिस्कस किया गया है जी प्रमोट इकोनॉमिक रेजिलियंस, कि भाई किस तरह से हम जो है वो ऐसी इकोनॉमीज को प्रमोट कर सकें जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ हो, जिनके अंदर ताकत हो, और वहां पे जो पॉलिसीज हैं वो ओपन पॉलिसीज हो। ठीक है, यानी कि जो चाइना की पॉलिसीज हैं उनको यहां पे टारगेट किया गया और रशिया की पॉलिसीज को यहां पे टारगेट किया गया। रशिया के ऊपर तो फिलहाल पाबंदी है, लेकिन चाइना को आपको पता है कि भाई उसकी टैरिफ जो है लगाया गया है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से टैक्स लगाया गया है काफी ज्यादा। और जो वॉर है फिलहाल ट्रेड वॉर, अब जो पहले अमेरिका और चाइना के बीच में थी, अब वो चाइना और रशिया के बीच में भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि रशिया को भी और चाइना को भी जो है, सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज को भी इस बात का प्रॉब्लम है कि भाई जो है इतनी सस्ती प्रोडक्ट्स चाइना क्यों बना बना के बेच रहा है और किस लिए जो है, और फिर उनकी अपनी मार्केट को नुकसान पहुंच रहा है इसकी वजह से। और उनका ये मानना है कि चाइना की स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है तो हम उसके साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे, इसलिए हम वो रिड्यूस करेंगे। यहां पे मजीद अगर तो ये जो मेजर पॉइंट्स हैं जो यहां पे डिस्कस किए गए हैं इस G7 समिट के अंदर, तो एज ए होल ग्लोबली जो है इन्होंने डिसीजंस लिए, या ग्लोबली जो है वो ग्लोबल इश्यूज को, ग्लोबल इकोनॉमीज को और ग्लोबल प्रॉब्लम्स को यहां पे इन्होंने अपनी तरफ से एड्रेस करने की कोशिश की है। अब यहां पे अल्जीरिया को बुलाया
बुलाया गया, अर्जेंटीना को, ब्राजील को, इंडिया को, जॉर्डन को, कीनिया को, मॉरिशस को, ट्यूनीशिया को, टर्किया को और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बुलाया गया। ठीक है, खास करके इंडिया को यहां पे आपको बताया बुलाया गया। तो इंडिया का प्रपोजल भी इन्होंने सामने रखा कि इंडिया ने लास्ट टाइम कहा था कि अफ्रीकन कंट्रीज जो है, अफ्रीकन यूनियन, उसको मुस्तकिल सीट दी जाए, तो इस बार उन्होंने मुस्तकिल सीट जो है दी है कि भाई हम मुस्तकिल देंगे। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उनको मैं थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दूं। व्हाई अफ्रीका इज इंपॉर्टेंट फॉर G7, उसका मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे पहला रीजन क्या है कि भाई जो रशिया है एक्चुअली में उससे दूर करना है। रशिया को अगर तनहा करना है तो तनहा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसके दोस्त ममालिक हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तरीक़ेकार है ना कि वॉर के अंदर आप क्या करते हैं कि आप पहले दुश्मन को अकेला करते हैं, यही आपको समझाया जाता है कि भाई दुश्मन को अकेला करो फिर उसको मारो। तो ये स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं। तो स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने दुश्मन को अकेला कर रहे होते हैं, उसकी पावर को तोड़ रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं जी, रशियन कंट्रीज को तोड़ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को, कि वो रशिया के साथ ना जाएं और रशिया की इकोनॉमी वहां इन्वेस्ट ना करे, जिससे रशिया को भी ग्रोथ का मौका मिले और अफ्रीकन कंट्रीज को भी। इसलिए अफ्रीका इस टाइम पे इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अफ्रीका और मेडिटेरेनियन, क्योंकि एक समंदर है मेडिटेरेनियन सी, उसके साइड पे जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इस साइड पे जो है यूरोपियन है। तो रशिया का इतना आसान नहीं है वहां पे पहुंचना जितना कि यहां पे यूरोपियन कंट्रीज का आसान है पहुंचना। ठीक है, तो माजी में गो कि यही स्लेव ट्रेड होती रही, सब कुछ होता रहा, उन्हें कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज जब उनकी जरूरत पड़ गई है तो इसी को जो है वो क्या कहते हैं जी, नेशनल इंटरेस्ट। तो आज नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई जो अफ्रीका है वो यंगेस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट है, सबसे यंगेस्ट, और 2050 तक जो है वो सबसे यंगेस्ट होगा, क्योंकि उसकी आबादी 25 साल से कम है मेजॉरिटी में जो है, और दुनिया की जो पॉपुलेशन है खास करके उसका एक बड़ा हिस्सा वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो दुनिया के 2.5 बिलियन लोग जो है उस टाइम पे वहां पे मौजूद है। तो जाहिर बात है वो एक बड़ी मार्केट है। तो अब इनकी जो छोटी मार्केट्स, जो आपस की मार्केट्स थी, वो तो इन्होंने कैप्चर कर ली। तो अब एक और मार्केट की जरूरत है अपनी इकोनॉमीज को मजीद प्रमोट करने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर ये कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट ये कहती है कि हम मोटरवे या कुछ और बनाएंगे, तो अल्टीमेटली उसके थ्रू बिजनेस को भी प्रमोट हो रहा होता है, हुकूमत को भी फायदा हो रहा होता है, या बाकी मामला भी चल रहे होते हैं। तो यहां पे भी जैसे अब अमेरिका असला बेच रहा है रशिया को, यूक्रेन को, तो क्या अमेरिका को फ्री में बेच रहा है, फायदा नहीं हो रहा उसे। तो यहां पे अगर ये इन्वेस्ट करेंगे अफ्रीका के अंदर, तो उन वाले को फायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली उनको फायदा होगा। ठीक है, तो ये बात यहां पे की जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है यहां पे कि भाई हम जो है वो यहां पे लेके जाएंगे उनके नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है जहां नेचुरल रिसोर्सेज हो वहां पे अमेरिका ना हो या वहां पे पावरफुल कंट्रीज ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को भी अब वहां से निकाला जाएगा, और कौन निकाल के इस्तेमाल करेगा ये हमें भी पता है। ठीक है, तो इसलिए ये डिसीजन लिया जा रहा है। और जो G20 के अंदर डिसीजन लिया गया था कि भाई हम परमानेंट जो है मेंबर बनाएंगे अफ्रीका को, तो वो भी फैसला हुआ, और साथ में ये कहा जा रहा है कि भाई IMF की भी हम एक चेयर रखेंगे अफ्रीका की। ठीक है, सब सहारा अफ्रीका की। सो इसका मतलब ये है कि उन्हें हम, अगर हम पे डाउट है कि हम आपको फंडिंग नहीं करेंगे, तो हम जो सबसे बड़ा इदारा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अंदर आपकी सीट रख देंगे, भाई आपकी ज्यादा सुनी जाएगी, इसलिए आप हम जो कह रहे हैं मानो। तो इसलिए इस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अफ्रीका। ठीक है, तो इसलिए वहां पे बातचीत की जा रही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम होंगे, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट वहां पे होगी रीजन के अंदर, और एजेंडा 2030 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको अचीव किया जाएगा। जो यूएन का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030, तो उसके थ्रू हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए जो है ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम शेयर प्रिंसिपल करेंगे कि भाई जिसके अंदर आप भी जमहूरियत पसंद, हम भी जमहूरियत पसंद, तो रशिया से ना आपकी है ना हमारी है। तो बेसिकली यहां पे जो है ये बात की जा रही है, और कहा जा रहा है भाई हम ग्लोबल साउथ जो है उसको साथ लेके चलेंगे। AI या G7 समिट, AI को भी खास करके अलग से जैसे टारगेट किया गया, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरह से AI को जो है उसको बूस्ट किया जाए मजीद इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और किस तरह से लेबर मार्केट्स को जो है उसके थ्रू बेहतर किया जाए, और सोशल फैब्रिक को भी बचाया जा सके कि भाई अब उसके थ्रू जो हमारी सोशल फैब्रिक खराब होगी उसको तोड़ा जा सके, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो बातचीत की गई है, यानी जहां जहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है AI, उसको काउंटर किया जाएगा और उसको एक पैरामीटर के अंदर आके काम किया जाएगा। और यहां पे ये इसलिए सारी बातें की जा रही हैं AI के ऊपर, क्योंकि इन्हें ये डाउट है या ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चाइना जो है जिस तरह से AI को यूज कर रहा है नेगेटिव पर्पसेस के लिए, या अमेरिका या वेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो गलत बात है। इसलिए बार बार ये यहां पे AI कर रहे हैं कि भाई इन्हें थ्रेट है कि चाइना जो है इसे हमसे ज्यादा आगे लेके यूज करेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है भाई हमें एक डिजिटल ब्रिज की जरूरत है जो कि डिवाइड को खत्म कर सके और सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम एक क्या करेंगे, इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे और एक बड़ा AI का हब बनाएंगे। अब चाइना एंड G7 समिट, अपोलराइज्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, अब खास करके चाइना के हाल से जो बातचीत की गई है, तो चाइना को वार्निंग दी गई है इसके अंदर दोबारा से, और इंतहाई सख्त अल्फाज के अंदर दी गई है। किस वजह से कि भाई आप जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हो ये ना करो। ठीक है, अगर आप रशिया को सपोर्ट करते रहोगे तो इनका मतलब यह है कि उनका जो एजेंडा है रशिया को आइसोलेट करने का वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए चाइना और रशिया एक है, तो इसका मतलब यह है कि फिर हम आपको एक कंसिडर करेंगे। तो जब एक कंसिडर करेंगे तो हम रशिया को जहां आइसोलेट कर रहे हैं वहां पे तुम्हें भी आइसोलेट
करेंगे, इसलिए ये बात की जा रही है, ठीक है। और सैंक्शंस को मजीद स्ट्रॉन्ग करने की बात की है कि भाई हम मजीद जो है मॉस्को के ऊपर या रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगाएंगे। तो जो फाइनल कम्युनिके है उसके अंदर टफ अल्फाज में जो है वो बात की गई है, खास करके चाइना को लेकर। और यूएस जो प्रेसिडेंट बाइडेन साहब है उन्होंने चाइना के रोल के ऊपर बात की, उन्हें क्रिटिसाइज किया। और चाइना की जो सप्लाई है जो टेक्नोलॉजी को लेकर और जो बाकी प्रोड्यूस जो वेपन कर रहा है रशिया के लिए, उसके ऊपर बातचीत की कि भाई तुम क्यों रशिया को जो है टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हो, वॉर टेक्नोलॉजी या बाकी वेपन्स क्यों दे रहे हो, तुम्हारा रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो है बातचीत की गई है। और G7 लीडर्स जो है उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई चाइना जो है वो हमारे लिए एक थ्रेट है। तो जैसे पिछले समिट के अंदर बातचीत की गई थी चाइना को काउंटर करने की, यहां पे बातचीत की गई है कि भाई चाइना को कैसे काउंटर किया जाएगा पैसिफिक ओशन के अंदर, कैसे उसे भी आइसोलेट किया जाएगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी को थ्रेट है चाइना से, वो ये कह रहे हैं। अब अंदाजा करें चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना हमेशा ये कहता आया है कि मिलकर खेलते हैं, विन विन, ठीक है। लेकिन चाइना का मॉडल डिफरेंट है, जाहिर बात है, फिर उनकी इकोनॉमीज बैठ जाती हैं, तो इसलिए वो हमेशा जो है विन लूज की बात करते हैं। वो समझते हैं कि भाई चाइना ये कहता है कि आप भी ग्रो करें हम भी ग्रो करें, वो ये कहते हैं हम ग्रो तब कर सकते हैं जब तुम लूज करोगे, ठीक है। तो विन लूज के ऊपर वो चल रहे हैं और समझते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चाइना जो है नुकसान है, क्योंकि वो सस्ती प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इसलिए जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी आपने देखा 38% जो है वो क्या किया जी, चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जो है वो इंपोर्ट लगा दी है, टैक्स लगा दिया। और ये बहुत ही ज्यादा टैक्स है। इसका मतलब ये है कि भाई अब चाइना की जो प्रोडक्ट्स है, खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई वो आउट ऑफ द वे जाके बनाई जा रही है सस्ती करके, तो उससे नुकसान होगा, ठीक है। चाइनीज ऑटोमोबाइल को नुकसान होगा, जाहिर बात है यूरोपियन को भी नुकसान होगा, तब चाइना भी काउंटर मेजर लेगा, तो ये इसी तरह से ट्रेड वॉर चलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कहा, और जो चाइना है उसने आगे से क्या रिस्पांस किया इसके ऊपर, चाइना ने कहा जी वी विल टेक ऑल मेजर्स नेसेसरी, कि हम जो है वो हर वो काम करेंगे जो हमारी सोवरेनिटी और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसके लिए हमें अमेरिका के खिलाफ जाना पड़े या यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जाना पड़े, हम जाएंगे और हम रिटेलिएट करेंगे, हम इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ये बात की गई है। अब जो फंड्स फ्रीज करने की बात की गई है रशिया की, वो क्या बात है अगर उसको जरा सा समझें कि भाई जो फ्रोजन फंड्स हैं वो जैसे 300 बिलियन डॉलर्स जो है इसके पैसे रशिया के जो है वो बाहर के मालिक के अंदर पड़े हुए हैं। जब 2022 के अंदर इसने अटैक किया था यूक्रेन पे, तो उनको वहां पे बाउंड कर दिया गया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई वो बैंकों के अंदर तो रखे हुए हैं, तो उनसे इंटरेस्ट तो हम ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पैसा रखा हुआ है, तो उससे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, 3 बिलियन डॉलर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 3 बिलियन डॉलर सिर्फ उन पैसों के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम क्यों ना उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि रशिया तो दुनिया के लिए नुकसान कर रहा है, तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो पैसे रखे हुए कहां पे हैं, फ्रांस के अंदर 71 बिलियन है, जापान के अंदर 58 बिलियन है, जर्मनी के अंदर 55 बिलियन है, यूएस के अंदर 38 बिलियन, यूके के अंदर 26 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 17 बिलियन, कनाडा के अंदर 16 बिलियन। तो ये सारे पैसे रखे हुए जो मिलके बनते हैं 300 बिलियन, ठीक है। और ये 300 बिलियन डॉलर्स जो है वो किसके हैं जी, रशिया के हैं। तो अब इसलिए अमेरिका ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, इन पैसों को जो है वो इस्तेमाल करेंगे और हम हेल्प करेंगे इन पैसों से, किसकी जी, हम एक मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे और हम यूक्रेन की हेल्प करेंगे। तो G7 ने ये फैसला किया है, EU और जो यूएस है वो मिलके क्या करेंगे जी, वो सिक्योर करेंगे 50 बिलियन डॉलर्स का लोन इंटरनेशनल मार्केट से, और उससे क्या होगा, वो इस सूद के नाम के ऊपर लेंगे कि भाई आपको ये पैसे जो रशिया वाले हैं ये हम देंगे, और जो सूद हासिल करेंगे। तो उससे यूक्रेन का जो फ्रंट है, यूक्रेन की जो जंग लगी हुई है उसको वहां पे लड़ने में हेल्प होगी। क्योंकि आपने अभी देखा कि अभी रिसेंट जो है 2-3 दिन पहले एक डील हुई है रशिया की, यूक्रेन की और अमेरिका की, जिसमें F-16 की इजाजत दी गई और मल्टी टाइप्स के जो है वो हथियार जो है सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से। लेकिन यूक्रेन के पास अब देने के लिए पैसे तो नहीं है, तो पैसे कहां से देंगे। तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली, अब देखें यहां गेम क्या चल रही है, इनडायरेक्टली ये पैसा जो है ये कहां जाएगा, रशिया का पैसा, ये इनडायरेक्टली रशिया का पैसा अमेरिका जाएगा, समझ रहे। और अमेरिका ने जो असला बेचा है, क्योंकि बेच रहा तो जंग के लिए है, तो इसलिए इसका मतलब ये पैसा जाएगा यूक्रेन के पास, यूक्रेन को दिया जाएगा, और यूक्रेन आगे से जो असला खरीदा हुआ है वो उसके बदले में अमेरिका को उठा के दे देगा। तो कैसे एक सिस्टमैटिक वे के अंदर अमेरिका जो है वो रशिया के पैसे को अपने पैसे में कन्वर्ट कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। जरा आप देखें जहानत इन लोगों की देखें, ठीक है। और लोन रीपेमेंट्स के हवाले से बातचीत की गई कि भाई हम लोन रीपेमेंट्स करेंगे, जो कर्ज हम लेंगे और यूजेज करेंगे इसका, और ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ेगा। और अभी जो कॉस्ट आई है, जो यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, वो आई है 486 बिलियन, ठीक है जी। 486 बिलियन की रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, और ये पैसे हैं 300 बिलियन। तो इसका मतलब ये है कि यहां से अच्छा खासा अमाउंट पैदा की जा सकती है, ये कहा जा रहा है। और टाइम की बात की जा रही है, तो एक्सपेक्टेड डिसबर्समेंट की बात की जा रही है, तो शायद इस साल के आखिर में हो, यानी कि 10 साल तक ये पैसे दिए जाएंगे, लेकिन इस साल के आखिर तक ये पैसे होंगे। तो फिलहाल एकदम से कोई फायदा नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो एकदम से अब रिस्क जो फंडिंग प्लान का है, अब कैसे एसेट रिकवरी होगी या किस तरह से इसको आगे लेके जाया जाएगा, उसके ऊपर फिलहाल बात नहीं हुई है। जो
जो प्लान है वो सामने नहीं आया और रशिया ने आगे से रिस्पॉन्ड क्या किया इसके ऊपर, रशिया ने कहा जी हम रिटेलिएशन करेंगे जिस भी मीन के अंदर जाकर करे, हमें अगर अटैक करना पड़ा तो हम तब भी करेंगे, हमें कुछ और करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और आपको पता है कि भाई रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी कि जो रशिया है उसने अपनी सबमरीन भेज दी है क्यूबा और वहां पे वॉर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी हैं। तो दोबारा से वो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थे, आपको याद हो कोल्ड वॉर के अंदर, तो ये दोबारा से अब वही हालात बन रहे हैं कि क्यूबा क्योंकि रशिया का पार्टनर है और अमेरिका की बिल्कुल कान पे है वो मुल्क, तो अब वहां पे दोबारा से ये जो स्टार्ट हो गया सिलसिला, तो इसका मतलब ये है कि भाई अमेरिका को फिर से थ्रेट दिया जा रहा है कि आप अगर ना रुके तो मैं क्यूबा के थ्रू आपके ऊपर अटैक करूंगा, समझ गए हो। तो ये फिर से वही जो है ना कोल्ड वॉर के हालात शदीद वापस आ रहे हैं। तो एट द एंड कंक्लूड करते हैं इसको जी, जिसके अंदर अगर हम मेजर डिसीजंस लेते हैं तो सबसे पहला डिसीजन क्या लिया गया कि हम यूक्रेन को $50 बिलियन देंगे रशिया के ही फ्रोजन पैसों में से, ठीक है। और उसके बाद जो मजीद अफ्रीकन कंट्रीज के हवाले से बात की गई कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और वॉर की बात की गई, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई कि कैसे 2 स्टेट सोल्यूशन को हम आगे लेके आएंगे, ठीक है। क्लाइमेट की बात की गई है, उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। इसके अलावा एआई के हवाले से बात की गई है कि उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे और किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो बढ़ाया जाएगा यहां पे, ठीक है। और साथ में यूक्रेन वॉर को प्लेज किया गया। अब ये सारे मामलात और इसके साथ साथ जो थ्रेट्स दिए गए रशिया को और चाइना को, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। रशिया और चाइना को एक ही जो है वो कंसिडर किया गया और दोनों को आइसोलेट करने की बात की गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर तो गई हैं और ये बड़ी बड़ी बातें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने की हैं। जाहिर बात है लीडर्स का अपना क्या इख्तियार इतना ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं लीडरशिप का कुछ ना कुछ तो रोल है, लेकिन ज्यादा जो रोल है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के ऊपर, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि फिलहाल इन कंट्रीज पे ये कहा जा रहा है कि भाई इस साल 2024 के अंदर जो है वो इलेक्शंस होने हैं अमेरिका के अंदर, तो चाहे बाइडेन साहब जो भी पॉलिसी बनाए रशिया यूक्रेन से रिलेटेड, क्या पता ट्रंप साहब आगे उसको चेंज कर दे, इसलिए वो भी खोखली बातें हैं। फ्रांस के अंदर भी यही बातें हो रही हैं, जर्मनी के अंदर भी यही हो रही हैं कि जितने लीडर्स यहां पे इकट्ठे हुए हैं वहां पे इस साल इलेक्शंस होने हैं कहीं ना कहीं, और उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि क्या ये लीडरशिप इन बातों को सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी और कैसे आगे मामला चलेंगे। तो ये जो है जी G7 समिट है और इसके अंदर जो है इस तरह की डिस्कशंस की गई हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखें कि भाई यूक्रेन को जो इन्होंने जो पुतिन साहब के ऊपर लगाया है, तो पुतिन साहब ने इसके हवाले से क्या बात की है कि पुतिन साहब ये कहते हैं कि भाई अगर आप इसकी तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसका असर बहुत बुरा होगा और हम इस बात को भूलेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम जाहिर बात है हम इसको छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ये पीसेस ऑफ पेपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में ऐसा काम किया तो हम आपके साथ हर तरह की वॉर करने को तैयार हैं। इसका मतलब यहां पे जो है वो धमकी दी गई है, ठीक है, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो है बहुत बुरा होगा आपके लिए। और बाइडेन साहब के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि अगर आप ये चाहते हैं अमन हो तो फिर कुछ कंडीशंस हैं, उन डिमांड्स को मान लिया जाए, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई यूक्रेन क्या करे जी, अबैंडन करे नेटो की मेंबरशिप को, ठीक है, वहां से उसके अंदर ना जाए, विड्रॉ करे, और साथ में जो रशिया है उसके जो एरियाज उसने कब्जे में किया है उनका क्लेम खत्म करे। ये रशिया ने ये बात कही है, ठीक है। और यूक्रेन जो है वो इंटरनेशनल रिस्पांस करे इसके ऊपर कि भाई किस तरह से उस चीज को आगे लेके चलेगा, तो तब हम कहीं वॉर खत्म करेंगे। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट जो है इसका बहुत शदीद होगा। तो अब यहां पे अगर देखते हैं हम तो यूरो अटलांटिक मॉडल जो है यहां पे अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। यूरो अटलांटिक मॉडल जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर हमने देखा था। यूरो अटलांटिक मॉडल क्या है जरा समझिएगा, एक साइड पे है यूरोप, ठीक है, यूरोप का कॉन्टिनेंट है, बीच में इनके आता है अटलांटिक ओशन और इस साइड पे है अमेरिका। तो ये जो अमेरिका और यूरोप की जो यहाँ पे अलायंस है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ष में थी, उसको भी यूरो अटलांटिक जो है वो अलायंस कहा गया था। तो वो तो मुलाकात भी समंदर के अंदर हुई थी बेसिकली। तो उस टाइम पे जो है मुलाकात हुई थी जी रशिया की, ठीक है, अच्छा जी, विंस्टन चर्चिल साहब के साथ में यूके की और अमेरिका की समंदर के अंदर, जिसको काफी ज्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज किया गया, हाईलाइट किया गया था। तो इस टाइम अब दोबारा से कहा जा रहा है ये यूरो अटलांटिक मॉडल जो है फॉलो होगा और जिसके तहत हम जो है रशिया कंट्रोल करेंगे। तो ये रशिया ये बात कह रहा है कि आप दोबारा से ये काम ना करना। अगर आप समझते हो कि यूरोपियन कंट्रीज आपको अमेरिका बचा लेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं डायलॉग करने को तैयार हूं, ठीक है जी। तो ये मामला जो है रशिया की तरफ सामने आए हैं। तो ये G7 है और ये एक पावरफुल कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए इसके हवाले से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।